आप क्यों एक ही दिशा में जा रहे हैं? आप क्यों लोगों को ऐसा दिखा रहे हैं कि लोगों के खिलाफ आप बात कर रहे हैं? आप इसके साथ साथ यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स को देख लीजिए। सजाद गनी लोन की बात आप कीजिए। बिलाल गनी लोन साहब अभी जो मेन स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, उनकी बात क्यों नहीं करेंगे? वो अभी भी वो चेयरमैन यूथ कॉन्फ्रेंस का, उसका बाप भी तो मिलिटेंट था। ही वाज आल्सो मिलिटेंट। जिस घर में वो बैठा है वो तो यूथ मिलिटेंसी के टाइम में उन्हें श्रीनगर में लिया। उनने 2016 में बंद की कॉल दी, हमने तो बंद किया। उनने 2008 में मुजफ्फराबाद चलो की कॉल दी, हम तो बारामूला पहुंच गए पैदल। जो गिलानी साहब इस दुनिया में नहीं है, उनकी प्रॉपर्टी सीज करने से क्या होगा? उन लोगों की प्रॉपर्टी सीज होनी चाहिए जिन्होंने कश्मीर को लूटा है। जो बंदा करप्टेड हो, जो एक सिंपल सा डीएफओ होता था, उसके पास इतने करोड़ों की प्रॉपर्टी कहां से आई? जो यहाँ क्लर्क हुआ करता था, उसकी अरबों में प्रॉपर्टी कहां से आई? यहाँ जो जेई हुआ करता था, उसकी अरबों में प्रॉपर्टी का, वो क्यों नहीं आप सीज करते हैं? मुझे आज़ादी चाहिए। मैं कहता हूँ कि मैं इंडिपेंडेंट रहना चाहता हूँ, फ्री फ्रॉम इंडिया, फ्री फ्रॉम पाकिस्तान। अगर ये नारा था तो बीच यूथ कॉन्फ्रेंस हमारे साथ वादा किया था, गन कल्चर को छोड़ के बातचीत से हम मसला हल करेंगे। मुझे बताइए 2016 में गेट बंद करने से बातचीत का क्या मसला, हमें क्या फ़ायदा हुआ? क्योंकि यूथ कॉन्फ्रेंस ने यहाँ वो फेल हो गई, उन्होंने यहाँ सिविलियन किलिंग्स नहीं रोक सके, उनने गन कल्चर को सपोर्ट करते रहे। हमें गेट बंद करने से ये चीज़ें हुई, 370 हुआ करता था वो भी ख़त्म हो गया, 35 से हुआ, जो भी हमारे पास था सब कुछ चला गया। अब जब भी कश्मीर की बात हुई, उन्होंने दरवाजे क्यों बंद किए? मुझे उनसे यही गिला है। अगर हमें आज़ादी के लिए लड़ना है, हमें पाकिस्तान का सपोर्ट किस लिए चाहिए? हमारी तहरीक इस जगह पे पहुंची, जो गरीब लोग गवर्नमेंट ज़मीन में, जिसको हम घास चराई बोला करते, जो वो ज़मीन हमसे छीनी जा रही है। मुझे खुदा के लिए ये बताइए, किस जमात इस्लामी के लीडर्स थे जिन्होंने गलतियाँ की है, जो इन्वॉल्व है मिलिटेंसी में या बाकी चीज़ों में, उनको अरेस्ट किया जाए। इंजीनियर रशीद तो हमारे मेंटर थे, रहेंगे। क्या आप अभी भी इंजीनियर रशीद को अपना मेंटोर मानते हैं? डेफिनेटली। देखिए, इंजीनियर रशीद जैसा कोई कश्मीर का लीडर अभी भी मुझे नहीं लग रहा है कोई होगा। रशीद साहब की जो हालत है जेल में, वो शीवन अशाई साहब को नहीं दिखेगी, क्योंकि शाल ओढ़ के श्रीनगर में बैठना ये ईजी है, बट उस नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर एवन न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान सागर गुलजार। सामीन, आज बात करेंगे पीएनपी यानी पीपल्स नेशनल पार्टी के प्रेसिडेंट मिस्टर मुदस्सिर अहमद तौतिया साहब से, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कश्मीर में सियासी सूरत हाल कैसे हैं। मुदस्सिर साहब, आपका प्रोग्राम में खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इलेक्शन का बिगुल जो ही बजता है तो सियासी पार्टियाँ एक दूसरे को निशाना क्यों बनाती है? नेशनल कॉन्फ्रेंस पीपल्स कॉन्फ्रेंस पे निशाना साधती है, या अपनी पार्टी पे निशाना साधती है, या किसी और पार्टी पे निशाना साधती है? इसके बारे में आप हमें क्या बताएंगे कि ये पॉलिटिकल मजबूरी होती है, इन्हें किसी एक दूसरे पे ये जो इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं, या इसका कोई और मकसद होता है? देखिए, पहली बात, अगर इस चीज़ को देखें, क्योंकि इन लोगों ने कुछ किया ही नहीं होता है, जिस चीज़ की वजह से जब इनको टाइम मिलता है, फिर एक बार इलेक्शन के लिए बीन जब बजते हैं, तो इनके सामने वो होता ही नहीं है कि हमने किया क्या है आज तक। अब अपनी नाकामी छुपाने के लिए डेफिनेटली ये दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट करते हैं। और जब यहाँ एग्जांपल लेंगे, जब कभी भी इनको लगेगा कि कोई और पॉलिटिकल पार्टी आ रही है या सेंटर कोई डिसीजंस ले रहे हैं, उस वक्त तो एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाते हैं। अगर एक ही प्लेटफॉर्म पे जिस वक्त इन्होंने PHD बनाई, उस वक्त तो सारे एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए थे। तो आज जब PHD से एक अलग उनको लगा इलेक्शन है कि PHD में मुझे कितनी सीटें मिलेंगी, इसको कितनी हो, तो डेफिनेटली अपनी नाकामी छुपाने के लिए एक दूसरे को टारगेट करते रहते हैं। जहाँ तक मुझे याद है, इससे पहले आप अवामी इत्तेहाद पार्टी के साथ एक बड़े वर्कर के तौर जाने जाते थे। इंजीनियर रशीद साहब के आप पुराने साथी रह चुके हैं। क्या वजह रही कि आपने अवामी इत्तेहाद पार्टी को खैराबाद करके अपनी पार्टी बनाई? देखिए, डेफिनेटली इंजीनियर रशीद हमारे गुरु भी है, ऐसा कुछ नहीं है, ही इज़ अ टीचर। बट ये है कि जब इंजीनियर रशीद साहब उनको जेल में भरा गया, तो उसके बाद जो AIP जो है उसको हाईजैक किया गया, और कभी उनके जो लीडर्स थे पार्टी के हमारे बगैर, उनने हमारे साथ चीटिंग की बहुत सारी चीज़ों पे। तो हमसे डिसीजंस नहीं लिए गए, बाकी चीज़ें नहीं, कि पार्टी के बारे में जब भी हम कहते थे कोई मीटिंग करेंगे, कुछ करेंगे, हमसे राय नहीं ली जाती थी, हमें बिल्कुल भी अवॉइड किया गया। नॉट ओनली मी, बहुत सारे जितने भी उसमें यंग लीडर्स थे, उन सबों को अवॉइड किया गया, कभी ये बात कभी वो बात। इसलिए डेफिनेट हमने सोचा कि क्योंकि हम वर्कर्स हैं, हम वी आर नॉट पॉलिटिकल लीडर्स, तो हम फील्ड वर्कर्स हैं, हमें लोगों के साथ मिल के उनके मसाइल उठाने होते हैं, हम लोगों के काम आने होते हैं। तो डेफिनेटली उस दैट बिकम द रीज़न कि इंजीनियर रशीद की पार्टी को हमने खैराबाद किया, इसलिए क्योंकि हमें वहाँ वो मज़ा नहीं मिला, वो फ्रीडम नहीं मिली
जो होनी चाहिए थी, जो इंजीनियर रशीद के टाइम में होती थी। तो बट ये है कि हाँ, अगर उनने कहीं पे एंटी नेशनल कुछ चीज़ें की होगी जो कौम के ख़िलाफ़ हो, जो कंट्री के ख़िलाफ़ हो, डेफिनेटली हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे उन चीज़ों को। बट इंजीनियर रशीद पर्सनली जितना उनको हम जानते हैं, और जो इस वक्त भी लोगों के दिल में जो जितनी मोहब्बत इंजीनियर रशीद के लिए है, मुझे नहीं लगता शेख अब्दुल्ला के बाद किसी भी नेता के लिए इतनी मोहब्बत लोगों के दिलों में होगी। तो आज भी अगर इंजीनियर रशीद छूट जाएंगे, मुझे लगता है लाखों लोग सड़कों पे आ जाएंगे तो उनको वेलकम करने के लिए। इंजीनियर रशीद लोगों की आवाज़ थी। इंजीनियर रशीद ने खाली हाथों से इलेक्शन जब लड़ा, 1,02,026 वोट लिए थे। तो मजाक नहीं है, 11 दिन में कोई पॉलिटिकल लीडर इलेक्शन कंटेस्ट करता है। एक एमएलए जो रहा होगा, जो कभी मंत्री नहीं था, कभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं था, कभी कुछ, उसके बावजूद 1 लाख वोट क्रॉस करके सामने आते हैं लोगों की आवाज़ बन के, तो डेफिनेटली आप तो बोल ही नहीं सकते कि उसको सपोर्ट रहे। उसका अभी भी सपोर्ट है, और दिन ब दिन इंजीनियर रशीद तो हमारे मेंटर थे, रहेंगे। हाँ, अगर उन्हें कहीं पे कंट्री के ख़िलाफ़ कोई साजिश की हो, कोई काम किया हो, उस चीज़ में हम उनका सपोर्ट नहीं करेंगे। बाकी इंजीनियर रशीद जैसा लविंग लीडर अभी तक हमने कोई नहीं देखा है। इंजीनियर रशीद की रिहाई के लिए कभी मुदस्सिर तोंतरे ने आवाज़ उठाई है? देखिए, जब भी हमें मौका मिला, जब यहाँ डेलीगेशंस, यूनियन मिनिस्ट्री की डेलीगेशंस आई थी, MOS होम भी कुफरा आए थे, तो जब भी हमें मौका मिला, हमने पहले इंजीनियर रशीद के नाम से स्टार्ट किया था कि अगर सजाद गनी लोन जैसा बाकी लीडर जैसे घूम सकते हैं श्रीनगर में, एरियाज़ में, वाई नॉट इंजीनियर रशीद। अच्छा, अगर आप इंजीनियर रशीद को अपना मेंटोर मानते हो, और आपका कहना ये भी है कि एक MLA होकर उन्होंने जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए जब वो हिस्सा बने पार्लियामेंट्री इलेक्शन का, तो उन्होंने 1 लाख से ज़्यादा वोट लिए। उनके ही एक्स स्पोक्स पर्सन जो है, उन्होंने कल इल्ज़ाम लगाया कि वो सारे वोट्स हमने उन्हें दिलाए थे। क्या कहेंगे? देखिए, शीबा नशाई साहब आई है तो हमारे साथ जुड़े थे पार्टी में। ऐसा नहीं है कि ही वाज नॉट अ पार्ट ऑफ AIP, डेफिनेटली ही वाज अ स्पोक्समैन ऑफ AIP। बट ये कहना कि शीबा नशाई साहब ने 1 लाख वोट उनको दिलाए, तो फिर मुझे लगता है कि बाकी 1 लाख लोगों को तो शीबा नशाई साहब जानते होंगे डेफिनेटली। और दूसरी बात, जब उन्हीं दिनों हमारा कैंडिडेट श्रीनगर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहे थे, तो मुझे नहीं लगता उसने 2-3 हज़ार वोट लिए होंगे। अगर मैं बात करूंगा, हंदवारा की बात करूंगा, हमने हंदवारा से 8,000 वोट इंजीनियर रशीद को दिए। तो अगर मैं ये कहूँगा कि मेरी वजह से 8,000 नहीं 3,000 वोट आए, तो कह सकता हूँ, क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से वोट आए। अगर मैं कह सकता हूँ कि कुपवारा से हमने 12,000 वोट लिए थे, तो मुदस्सिर तांतरे का भी कहीं ना कहीं रोल था। जनवन बात होगी, क्योंकि मेरी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी थी। और श्रीनगर का बंदा ये कहता है कि मैंने हंदवारा में इसको वोट दिलाए, मैंने राजवार में इसको वोट दिया, मैंने ऊडी में इसको वोट दिलाए। अरे भाई ठीक है, हम आपको नहीं क्या इनकार नहीं करते, फिर हमें ये बताइए मेरे भाई, श्रीनगर से क्यों नहीं वोट दिलाए? वो तो आपकी नेटिव कॉन्स्टिट्यूंसी, तो वो तो आपका अपना एरिया था। जिस श्रीनगर से आप इतनी ऊंचे बात करते रहते हैं, तो आपके साथ आज तक लोग क्यों नहीं जुड़े? आपने तो रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा था 19 साल मैंने दिए, तो मैंने तो 19 साल में कभी आपका नाम नहीं सुना था। और लोग आज भी कहते हैं शीबा नशाई साहब को इंजीनियर रशीद ने स्टेज पे लाया था। आज भी लोग कहते हैं कि शीबा नशाई साहब को श्रीनगर का कोई बंदा नहीं जानता। तो एक प्रोटेस्ट श्रीनगर में क्या किया उसने, वो कहता है कि साहब, अगर शीबा नशाई साहब को मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे सर पे कितने FIR लगे हैं जो लोगों के लिए हमने प्रोटेस्ट श्रीनगर में किए। आपने एक प्रोटेस्ट किया श्रीनगर में, और फिर अभी भी बोल रहे हैं कि लोग कहाँ थे, मैंने एक प्रोटेस्ट किया। शीबा नशाई साहब को हम ये कहना चाहते हैं, जब टंगडार की टनल, साधना टनल के लिए 3 दिन 3 नाइट हम जहांगीर चौक में रहे थे, ह्यूमन राइट्स डे पे हमें FIRs लगे हैं। जब भी कोई, चाहे यहाँ मसल फेक एनकाउंटर के बारे में AIP के लोगों को FIRs लगे हैं, जिन लोगों ने इसके लिए लड़ा है। इंजीनियर रशीद साहब ने कितना लड़ा है, शीबा नशाई साहब ये नहीं सोच सकते, समझ भी नहीं सकते, क्योंकि उनके दिल में कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए मोहब्बत जाग रही है। क्योंकि आजकल जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर वो जा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो इंजीनियर रशीद साहब पे ऐसी तोहमत लगाना, ऐसा बदनुमा दाग लगाना, मुझे लगता है शीबा नशाई साहब को एक बार फिर अपने गिराबा में जा के देखना चाहिए। जिस इंसान ने उनको लोगों के सामने लाया, तो उस इंसान के ख़िलाफ़ वो बात करे, और वो इंसान जो भी जेल में बैठा है। तो शीबा नशाई साहब ने ये भी कहा कि पहले उन्होंने कहा पीपल्स कॉन्फ्रेंस B टीम है, फिर उन्होंने कहा अल्ताफ़ बुखारी की अपनी पार्टी B टीम है। कल तो उन्होंने हद ही पार कर दी, जिस पार्टी ने उन्हें नाम दिया, इज़्ज़त दी, स्पोक्समैन बनाया, कल उन्होंने उसके ख़िलाफ़ भी बोला कि ये भी BJP की B टीम है और इंजीनियर रशीद कहीं जेल नहीं है, उसे लॉन्च करने की तैयारी हो रही है सेंटर की तरफ से। क्या कहें? देखिए, शीबा नशाई साहब का ये कहना कि इंजीनियर रशीद साहब B टीम है, मुझे नहीं लगता। क्योंकि हाँ, शीबा नशाई साहब अगर कहेंगे मुदस्सिर तांतरे BJP के साथ मिला है, या ये इंडियन है, या ये है, मैं मान सकता हूँ। अगर शीबा नशाई साहब ये कहे खुर्शीद साहब, उसका जो भाई इंजीनियर रशीद का भाई है, वो किसी के साथ मिला है, हम मानेंगे। किसी का भी कह सकते हैं, तो हम मानने के लिए तैयार है कि कोई BDC है, कोई कुछ DDC है, ये कहीं ना कहीं सिस्टम के साथ मिले हुए, हम मान सकते हैं।
अगर इंजीनियर रशीद साहब भी बीजेपी के साथ मिले होते, इंजीनियर रशीद साहब हमारे बीच में बैठे होते, इंजीनियर रशीद साहब जेल में नहीं होते। और दूसरी बात, इंजीनियर रशीद साहब की जो इंसान के लिए, जो इंसान अभी 4 साल से जेल में पड़े हैं और उनकी बात कोई उठाने के तैयार नहीं है, उनके लिए जो इंसान सारे कश्मीर की बातें उठाता रहता था, जो 24 घंटे लोगों के बीच में रहा, जिसने कभी भी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ नहीं ली, उसने एमएलए बन के भी सिक्योरिटी नहीं ली, बाकी सिर्फ लोगों के बीच में रहने के लिए। तो लोगों की आवाज़ उठाने के लिए अगर शीबाना शाही साहब ये कहता है कि वो बीजेपी की टीम है, मुझे अफसोस हो रहा है कि जिस पार्टी ने शीबाना शाही साहब को इतना बड़ा नाम दिया, जिस शीबाना शाही साहब को कोई जानता नहीं था, शीबाना शाही साहब मुझे ये बोले उनने आज तक कितनी मीटिंग्स की है ज़िंदगी 19 साल में, जो वो कहते हैं मैंने कश्मीर कौम को 19 साल दिए हैं, मैंने 19 साल में कभी उनका नाम नहीं सुना। इवन कि हमने इंजीनियर रशीद साहब को उस दिन भी बोला था कि आपने शीबाना शाही साहब को ऊपर से ही लाया, स्पोक्समैन बना दिया, क्यों पार्टी में और कोई नहीं था। तो इंजीनियर रशीद साहब को आज ये बात याद आती होगी कि जब अपने लोगों को दगा करके गैरों का जब आप स्टेज पे बिठाओगे, वो ऐसे ही डेफिनेटली आपके खिलाफ ही बात करेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे, जहाँ एक आखिरी सवाल मुदस्सिर साहब आपसे, जहाँ तक हमें याद है कि पिछले महीने आपने हुर्रियत दफ्तर जाकर उनका बोर्ड उखाड़ा, कल ही एसआई की तरफ से सईद अली शाह गिलानी की प्रॉपर्टी को ज़ब्त किया गया और जमात इस्लामी के कई लीडर्स की प्रॉपर्टी को ज़ब्त किया गया। क्या कहेंगे इस वाले से, कौन सा कनेक्शन है? क्या आज आपको ये महसूस हो रहा है कि मैंने हुर्रियत का बोर्ड उखाड़ के गलती की? नहीं, ऐसा नहीं है कि हमने हुर्रियत का बोर्ड उतार के गलती की, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जिस चीज़ के लिए हमने वो बोर्ड उतार दिया था, वो उन दिनों भी हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा था, आज भी वही कहते हैं। उन लोगों को हमने स्टेज दिया था, उन लोगों को हमने सपोर्ट किया था। 32 साल हमने अपनी दुकानें बंद की, अपना स्कूल कारोबार छोड़, सब कुछ छोड़ दिया था। हमने कहा था कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हमारी आवाज़ बन के हमारी बात किया करेंगे, हमारे यहाँ सिविलियन किलिंग्स जो हैं वो बंद होंगी। और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हमारे साथ वादा किया था, गन कल्चर को छोड़ के बातचीत से हम मसला हल करेंगे। मुझे बताइए 2016 में गेट बंद करने से बातचीत का क्या मसला, हमें क्या फ़ायदा हुआ? 2016 में जब गेट बंद हुआ, आज ये चेंज हुई, ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हमारे लिए किया कि हमारा स्टेटहुड हुआ करता था वो भी छीना गया। 2016 में गेट बंद करने से ये चीज़ें हुई, 370 हुआ करता था वो भी ख़त्म हो गया, 35 से हुआ, जो भी हमारे पास था सब कुछ चला गया। आज मुझे ये बताइए, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद का इस्लामाबाद में बैठ के बातें कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोग यूके में बैठ के ट्वीट्स करते रहते हैं हमारे खिलाफ। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोग तो जेलों में बंद हैं। देखिए, नहीं, शबीर शाह जेल में बंद है, नईम खान जेल में बंद है, और जितने भी हुर्रियत के हैं, ये जो अशरफ शहराई साहब थे जेल में ही उनका देहांत हो गया, वो वहाँ पे गुजर गए। सईद अली शाह गिलानी साहब आज इस दुनिया में नहीं है। बाकी जितने भी हुर्रियत के लीडर्स हैं, जितनी भी हुर्रियत की लीडरशिप है, वो तो सभी बंद है। वो कहाँ लंदन में बैठे हैं? देखिए, अगर आप गुलाम नबी फ़ाइज़ साहब को जानते होंगे, ही इज़ इन लंदन, वो ट्वीट करते रहते हैं। अब्दुल्ला गिलानी साहब को जानते होंगे, जो इस्लामाबाद से ट्वीट करते रहते हैं। बाकी कितने नाम मैं गिनूँ जो अभी यूके में बैठ के ट्वीट करते रहते हैं, हमारे खिलाफ ट्वीट ये है जी, वो है जी। मुझे उनसे ये गिला है, जब भी कश्मीर की बात हुई उन्होंने दरवाज़े क्यों बंद किए? मुझे उनसे ये गिला है, अगर हमें आज़ादी के लिए लड़ना है, हमें पाकिस्तान का सपोर्ट किस लिए चाहिए? मुझे उनसे ये गिला है, अगर मुझे आज़ादी चाहिए, मैं कहता हूँ कि मैं इंडिपेंडेंट रहना चाहता हूँ, फ्री फ्रॉम इंडिया, फ्री फ्रॉम पाकिस्तान। अगर ये नारा था तो बीच में गन कल्चर जब लाया आप लोगों ने, पाकिस्तान का सपोर्ट जब आप करोगे, ये ऐसी ही बात हुई। मेरा घर है, उसमें 10 कमरे हैं, एक भाई मेरा कहता है कि वो अलग बैठा है घर में, वो कहता है मैं अलग ही बैठूँगा, मगर वो कहता है मेरा कमरा मिला लो अपने दुश्मनों के साथ। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का बोर्ड हमने उतारा क्योंकि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने यहाँ वो फेल हो गई, उन्होंने यहाँ सिविलियन किलिंग्स नहीं रोक सके, उनने गन कल्चर को सपोर्ट करते रहे। और आने वाले टाइम में आज हमें ये गुस्सा है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से, 32 साल हमने आपको दिए, 32 साल के बाद हमारी तहरीक इस जगह पे पहुंची। हम आजकल यूटी में हैं, हमारी तहरीक इस जगह पे पहुंची 370 नहीं है, हमारी तहरीक इस जगह पे पहुंची 35 से नहीं है। हमारी तहरीक इस जगह पे पहुंची जो गरीब लोग गवर्नमेंट ज़मीन में, जिसको हम घास चराई बोला करते थे, वहाँ बैठे होते थे, आज वो ज़मीन हमसे छीनी जा रही है। मुझे खुदा के लिए ये बताइए, किसकी नाकामी है, लोगों की कि उनकी? उनने 2016 में बंद की कॉल दी, हमने तो बंद किया। उनने 2008 में मुजफ्फराबाद चलो की कॉल दी, हम तो जी बारामूला पहुंच गए पैदल। हर चीज़ जब भी उन्होंने जो बोला, मुझे बताइए, हम कश्मीरी में एक बात बोलते हैं, कॉकरस कुनी जंग, ठीक है, क्या हम उसको कुछ भगा नहीं सकते? देख सकते उसके 2 टांगे। हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, हम तो कंप्रोमाइज़ कर सकते कहीं पे। हाँ जी, आप अगर 10 पॉइंट नहीं मान रहे,
हमारे 10 पॉइंट है, आपके कितने हैं? 5 पॉइंट पे बात करते हैं। अब सपा रिवोक नहीं करा सके हमने कुछ भी नहीं करा सके 32 साल में, तो डेफिनेटली वो। और देखिए आपने इसी के साथ बोला गिलानी साहब की प्रॉपर्टी सीज हुई। जो चीज़ बैन होती है उस चीज़ के लिए डेफिनेटली सेंटर यूनियन स्ट्रिक्ट होती रहती है, बट हम ये कहना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं, जो गिलानी साहब इस दुनिया में नहीं है, उनकी प्रॉपर्टी सीज़ करने से क्या होगा? उन लोगों की प्रॉपर्टी सीज़ होनी चाहिए जिन्होंने कश्मीर को लूटा है। हम गवर्नमेंट को ये नहीं कहना चाहते कि आप जो बंदा एंटी नेशनल है इसकी प्रॉपर्टी मत सीज़ करो। हम ये भी कहना चाहते हैं जो बंदा करप्टेड हो, जो एक सिंपल सा डीएफओ होता था, उसके पास इतने करोड़ों की प्रॉपर्टी कहाँ से आई? जो यहाँ क्लर्क हुआ करता था उसकी अरबों में प्रॉपर्टी कहाँ से आई? यहाँ जो जेई हुआ करता था उसकी अरबों में प्रॉपर्टी का, वो क्यों नहीं आप सीज़ करते हैं? आप क्यों एक ही दिशा में जा रहे हैं? आप क्यों लोगों को ऐसा दिखा रहे हैं कि लोगों के खिलाफ आप बात कर रहे हैं? आप इसके साथ साथ यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स को देख लीजिए। सजाद गनी लोन की बात आप कीजिए, उसका बाप भी तो मिलिटेंट था, ही वाज आल्सो मिलिटेंट। जिस घर में वो बैठा है वो तो यूरत खान मिलिटेंसी के टाइम में उन्होंने श्रीनगर में लिया, वहाँ भी क्यों नहीं देखेंगे? बिलाल गनी लोन साहब अभी जो मेन स्ट्रीम की बात कर रहे हैं उनकी बात क्यों नहीं करेंगे? वो अभी भी वो चेयरमैन यूरत कॉन्फ्रेंस का है। ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं, जब आप बात करेंगे सबों को एक ही चीज़ में क्यों नहीं देखते? मुदस्सिर साहब, जहाँ तक हमें पता है कि आप भी प्राइवेट स्कूलों पे पढ़े हो, फ्लैम स्कूलों में अक्सर हमें नमाज सिखाई जाती थी, दीन सिखाया जाता था, मरवजा तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी दी जाती थी। आज उन स्कूलों पे बैन लग रही हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से कि हुकूमत का ये इकदाम? देखिए मैंने सुना है कि पहले भी इन स्कूलों पे बैन लगी थी, तो उस टाइम के ज़माने में लगी थी, पहले भी इन पे लगी थी बैन। बहुत टाइम के बाद जब बैन ख़त्म हुई, इन लोगों ने भी कुछ गलतियां की। हम ये नहीं कहना चाहते कि बैन ठीक है, बैन गलत है। एट लीस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स पे बैन नहीं होनी चाहिए थी, तो क्योंकि इनमें इस्लामिक तालीम दी जाती थी। गवर्नमेंट ये कर सकती थी, इंस्टेड ऑफ इनको बैन करना, इनको गवर्नमेंट के अंडर कर सकती थी, इनको गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ टाई अप कर सकती थी, कुछ भी कर सकती थी, बट बैन नहीं, क्योंकि वहाँ लाखों बच्चों का फ्यूचर उसके साथ वाबस्ता है। तो डेफिनेटली अगर आपको जमात इस्लामिया बैन करनी है, अगर आपको ह्यूरत कॉन्फ्रेंस बैन करनी है, अगर आपको जुमा इस्लामिया भी इससे पहले उन्होंने भी इलेक्शन लड़े हैं, वो भी हिंदुस्तान के आइन को मानते थे, उन्होंने भी इलेक्शन लड़ा है। जैसे भारतीय जनता पार्टी को या आरएसएस को वो अपनी मजहबी तंजीम मानते हैं हिंदू लोग, इस तरह जुमा इस्लामी को मुसलमान लोग अपनी मजहबी तंजीम समझते थे। तो बैन क्यों? ये भी सियासी मंजरनामे में थे, ये भी सियासत करते थे, ये भी इन्होंने भी इलेक्शंस लड़े हैं, तो बैन क्यों? देखिए बैन उसी चीज़ को लगता है जो कंट्री के खिलाफ कहीं ना कहीं आपको लगेगा जा रहे हैं। जमात इस्लामिया जहाँ पे हम देखते हैं इट्स एन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, जो वो ऑर्गेनाइजेशन जो दीनी ऑर्गेनाइजेशन है हमारी। तो जैसे आपने खुद ही फरमाया कि जैसे आरएसएस है, बाकी संगठन होती है, मुसलमानों की भी अपनी जमात इस्लामिया, जैसे जमात इस्लामिया हिंद है, तो इंडिया में भी है, वहाँ तो बैन नहीं है। तो पाकिस्तान में भी हर जगह ये ऐसा ही नहीं है कि कश्मीर में ही थी तो इसलिए बैन हुई, बट यह बहुत सारे जमात इस्लामिया के रुकन को, लीडर्स को हमने देखा है। वही तो हम कह रहे हैं, अगर जुमा इस्लामिया हिंद है, हिंदुस्तान में भी है, तो कश्मीर में बैन ही। मैं वही उसी पे आ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये डेफिनेटली हम भी वही कहते हैं, बट इसमें बहुत सारे ऐसे इनके लीडर्स थे जिन्होंने जमात इस्लामिया का प्लेटफॉर्म गलत चीज़ों के लिए यूज़ किया, जिनने जमात इस्लामिया का प्लेटफॉर्म मिलिटेंसी के लिए यूज़ किया, जिनने जमात इस्लामिया का प्लेटफॉर्म और किसी चीज़ के लिए यूज़ किया। उन ब्लैक शीप्स की वजह से इस वक्त इतनी अजीम, इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन बैन हो रही है। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अभी भी अपील कर रहे हैं, ऐसा लोगों को लगता है कि इट इज़ अटैक ऑन देयर रिलीजन। तो इसमें आप देख लीजिए जो इनके लीडर्स, जो जमात इस्लामिया के लीडर्स थे जिन्होंने गलतियां की है, जो इन्वॉल्व है मिलिटेंसी में या बाकी चीज़ों में, उनको अरेस्ट किया जाए। बट इंस्टेड ऑफ आप स्कूल बंद करें, बाकी चीज़ें, इनको ऐसा करें, इन स्कूल्स को गवर्नमेंट के अंडर कर दें, तो बंद नहीं करें, क्योंकि लाखों बच्चों का इसमें फ्यूचर है। दूसरी बात, अगर जमात इस्लामिया में आपको कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि ये मिलिटेंसी में रिलेटेड थे, तो उन लीडर्स को आप जेल भर सकते हैं, उन लीडर्स के खिलाफ आप NIA केस कर सकते हैं, कोर्ट में भर सकते हैं उनको, तो उनको टास्क पे ले सकते हैं जिन्होंने मिलिटेंसी में या पाकिस्तान को ज़्यादा सपोर्ट किया। और मैं भी ये कहता हूँ कि जमात इस्लामिया के लीडर्स, जो हमारे रिलीजियस लीडर्स थे, उनको टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। अगर उनमें कई लीडर्स हैं जिन्होंने सपोर्ट किया था, उनको तो डेफिनेटली जेल की हवा खानी पड़े।